नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। अमेरिका ने दुनिया में टीकों के प्रमुख निर्यातक के रूप में भारत की सराहना की। कहा, भारत की वैक्सीन निर्माण क्षमता अतुल्य। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, आतंकवाद की रोकथाम और यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज विलय दिवस मनाया जा रहा है। आज गोवर्धन पूजा है। गोवा में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में नाइजीरिया और कोलंबिया, स्पेन और जर्मनी के बीच सेमीफाइनल मुकाबले आज। और मेलबर्न में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में बारिश बाधित मैच में डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार आयरलैंड ने इंग्लैंड को 5 रन से हराया। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं अतहर सईद। अमेरिका ने भारत की टीका निर्माण क्षमता की सराहना की है। व्हाइट हाउस में कोविड मामलों के समन्वयक आशीष झा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत दुनिया में टीकों का प्रमुख निर्यातक है और भारत की टीका निर्माण क्षमता अतुल्य है। कोविड से निपटने के बारे में पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी। इस बीच राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 219 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 96,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 830 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 21,607 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.77% है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने मंत्रिमंडल का गठन कर लिया है। जेरेमी हंट वित्त मंत्री बने रहेंगे। बेन वॉलेस रक्षा मंत्री होंगे, जबकि डोमिनिक राब को उप प्रधानमंत्री और सुएला ब्रेवरमैन को गृह मंत्री बनाया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने वित्तीय बाजारों में उथल पुथल के बाद 11 दिन पहले ही जेरेमी हंट को वित्त मंत्री नियुक्त किया था। डोमिनिक राब को उप प्रधानमंत्री के अलावा कानून मंत्री का भी दायित्व दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक मुद्दों पर वो उनके साथ मिलकर काम करने और रोड मैप 2030 लागू करने को तत्पर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन में ऋषि सुनक मंत्रिमंडल में फिर से विदेश मंत्री बने जेम्स क्लेवर्ली से कल फोन पर बातचीत की। मुख्य रूप से आतंकवाद की रोकथाम, द्विपक्षीय संबंधों और यूक्रेन संघर्ष पर बातचीत हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत चीन संबंध एक दूसरे का सम्मान, संवेदनशीलता और आपसी हितों के आधार पर बने रहने पर जोर दिया है। नई दिल्ली में चीन के राजदूत सुन वेईडोंग से मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनी रहनी चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट संदेश में कहा कि चीन के राजदूत सुन वेईडोंग से विदाई भेंट हुई। भारत ने कहा है कि संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक संघर्ष के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। सीरिया के बारे में कल संयुक्त सुरक्षा परिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्र ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने को कहा है। श्री रविंद्र ने कहा कि भारत किसी भी परिस्थिति, किसी भी समय और कहीं भी किसी के द्वारा रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत रासायनिक हथियार सम्मेलन को बहुत महत्व देता है और इसके पूर्ण, प्रभावी तथा गैर भेदभावपूर्ण कार्यान्वयन का समर्थन करता है। भारतीय दूत ने यह भी कहा कि सीरिया और रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बीच सभी बकाया मुद्दों के समाधान के लिए लगातार बातचीत आवश्यक है। श्री रविंद्र ने सीरिया को विकासात्मक सहयोग और मानव संसाधन विकास सहयोग देने की भारत की प्रतिबद्धता का भी उल्लेख किया। भारत ने यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को तत्काल देश छोड़ने का परामर्श दिया है। यूक्रेन के कीव में भारतीय दूतावास ने परामर्श में कहा है कि भारतीय नागरिक सीमा तक पहुंचने के लिए दूतावास से मार्गदर्शन और सहायता ले सकते हैं। वे भारतीय दूतावास से फोन नंबर 380933559958, 380635917881 और 380678745945 पर संपर्क कर सकते हैं। भारतीय नागरिक सीमा पार करने के उपलब्ध विकल्पों के बारे में भारतीय दूतावास की वेबसाइट देख सकते हैं। वे रोमानिया, पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया में भी भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
सुनो ना। हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली में पदभार संभाल लिया है। श्री खड़गे 24 वर्ष में पहले ऐसे कांग्रेस अध्यक्ष हैं जिनका नेहरू गांधी परिवार से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने अध्यक्ष पद के चुनाव में पार्टी के सांसद शशि थरूर को हराया था। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने के आखिरी दिन कल 376 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। 68 सदस्यों की विधानसभा के लिए कुल मिलाकर 630 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं। इनकी जांच कल की जाएगी, जबकि 29 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नाम वापस लेने के बाद उम्मीदवारों की संख्या कम हो सकती है, क्योंकि कई उम्मीदवारों ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के कवरिंग उम्मीदवार के रूप में पर्चे भरे हैं। मतदान 12 नवंबर को होगा। पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग को लंबित मामलों के निपटान संबंधी विशेष अभियान के दूसरे चरण में काफी सफलता मिली है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के निर्देशों के अनुसार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये विशेष अभियान चला रहा है। इस अभियान के 20 दिनों में 3150 पेंशन संबंधी शिकायतों का पहले ही निवारण किया जा चुका है। विभाग नियत समय में सभी शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित मंत्रालयों या विभागों के साथ अंतर मंत्रालय बैठक आयोजित कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज सवेरे उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के निकट एक मुठभेड़ में विदेशी आतंकी को मार गिराया। पुलिस ने ट्विटर पर बताया कि क्षेत्र से हथियार और गोला बारूद सहित अवैध सामग्री बरामद की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को रजत तुरही और तुरही बैनर प्रदान करेंगी। इस दौरान रजत तुरही और तुरही बैनर के इतिहास, महत्व और आधुनिक युग में राष्ट्रपति अंगरक्षक की भूमिका के बारे में विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल से हरियाणा के सूरजकुंड में शुरू हो रहे 2 दिन के चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे। चिंतन शिविर में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक भाग लेंगे। इनके अलावा राज्यों के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र बलों तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक भी इस शिविर में भाग लेंगे। शिविर में 6 सत्र होंगे, जिनमें विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में 5 प्रणों की घोषणा की थी। उन्हीं के अनुरूप शिविर में विजन 2047 और 5 प्रण के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करना है। सहकारी संघवाद की भावना से प्रेरित इस शिविर का उद्देश्य केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न पक्षों के बीच योजनाओं के कार्यान्वयन में और अधिक तालमेल बनाना है। 5 देशों के राजदूतों ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए। श्रीमती मुर्मू ने युगांडा के उच्चायुक्त और वियतनाम, ईरान, स्वीडन और बेल्जियम के राजदूतों का राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में स्वागत किया।
इस अवसर पर परिचय पत्र प्रस्तुत करने वालों में युगांडा गणराज्य की उच्चायुक्त सुश्री जॉयस काकुरामत्सी केकाफुंडा, वियतनाम के राजदूत गुयेन थान हे, ईरान के राजदूत डॉक्टर इरज इलाही तथा बेल्जियम किंगडम के राजदूत दिदियर वेंडर हेसेल्ट शामिल थे। सरकार ने कहा है कि विशेष स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 2 अक्टूबर को शुरू किया गया ये अभियान इस महीने के अंत तक जारी रहेगा। इसमें स्वच्छता और सरकारी कार्यालयों में लंबित कार्यों को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अभियान के तीसरे सप्ताह के अंत तक की प्रगति के बारे में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्क्रैप के निपटान से 254 करोड़ रुपए अर्जित किए गए, जबकि 37 लाख वर्ग फुट स्थान मुक्त कराया गया। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि विज्ञापनों से संबंधित बकाया बिलों की जांच के काम को प्राथमिकता दी गई है। बिहार में कोयले से लदी मालगाड़ी के 53 डिब्बे पटरी से उतर जाने के बाद गया धनबाद खंड पर रेल यातायात बाधित हुआ है। ये दुर्घटना आज सुबह धनबाद मंडल के कोडरमा और मानपुर रेलवे स्टेशनों के बीच गुरपा स्टेशन पर हुई। इसके बाद इस मार्ग पर रेल यातायात बाधित हो गया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यातायात बहाल करने का कार्य शुरू हो गया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया है कि कई रेलगाड़ियां अलग मार्गों से चलाई जा रही हैं, जबकि कुछ गाड़ियों की यात्रा बीच में ही समाप्त कर दी गई। धनबाद डेहरी ऑन सोन इंटरसिटी एक्सप्रेस, आसनसोल वाराणसी एक्सप्रेस, गया आसनसोल एक्सप्रेस और आसनसोल गया एक्सप्रेस की यात्रा आंशिक रूप से समाप्त कर दी गई है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। अमेरिका ने दुनिया में टीकों के प्रमुख निर्यातक के रूप में भारत की सराहना की। कहा, भारत की वैक्सीन निर्माण क्षमता अतुल्य। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, आतंकवाद की रोकथाम और यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज विलय दिवस मनाया जा रहा है। आज गोवर्धन पूजा है। गोवा में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में नाइजीरिया और कोलंबिया, स्पेन और जर्मनी के बीच सेमीफाइनल मुकाबले आज। और मेलबर्न में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में बारिश बाधित मैच में डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार आयरलैंड ने इंग्लैंड को 5 रन से हराया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय दिवस मनाया जा रहा है। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि विलय दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन 1947 में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने भारत का हिस्सा बनने के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। जम्मू कश्मीर में विलय दिवस के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश होता है। 5 अगस्त 2019 को संविधान की धारा 370 और 35A निरस्त होने के बाद वर्ष 2020 में पहली बार जम्मू कश्मीर में आज के दिन आधिकारिक रूप से सार्वजनिक अवकाश घोषित हुआ। विलय पत्र एक कानूनी दस्तावेज है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट पर्व के अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार और शीतकाल के लिए विस्तृत अनुष्ठानों के बीच बंद कर दिए गए हैं। केदारनाथ धाम और यमुनोत्री के कपाट कल से बंद होंगे। देवी गंगा की मूर्ति को उसके शीतकालीन निवास मुखबा गांव में फूलों से सजी पालकी पर ले जाया गया। इस दौरान देश विदेश से श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे और उनकी पूजा अर्चना कर सकेंगे। इस सत्र में 6,24,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने गंगोत्री मंदिर के दर्शन किए। गोवर्धन का पर्व आज धार्मिक आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया जा रहा है और घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मथुरा जिले के गोवर्धन में इस पर्व का विशेष महत्व है। श्री गोवर्धन महाराज गोवर्धन पूजा के अवसर पर ब्रजमंडल में भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिल रही है। गोवर्धन में सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त अपने आराध्य देव के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अनेक लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं। 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। कुछ लोग तो दंडवत होकर परिक्रमा कर रहे हैं तो कुछ लोग दूध की धारा लगाकर अपने इष्ट देव को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पे चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो।
गोवर्धन में दान घाटी, मानसी गंगा, जतिपुरा में मुखारबिंद पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ है। गोवर्धन के पास ही राधा जी की ननिहाल मुखराई ग्राम में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ घर घर में गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन की आदमकद प्रतिमाएं बनाई गई हैं। दाल चूरमा का भोग लगाया जा रहा है। गोवर्धन का पर्व धार्मिक आस्था के साथ साथ प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का भी संदेश देता है। यह त्योहार हमारे पर्वत और गौवंश के संरक्षण तथा किसानों की समृद्धि का प्रतीक है। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। थोड़ी पे हीरा लाल, हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गोवर्धन पर्व को लेकर मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के कोप को परास्त किया था। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा करने को कहा था। इसी पर इंद्र क्रोधित हो गए और मूसलाधार बारिश करके ब्रजवासियों को संकट में डाल दिया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों और मवेशियों की रक्षा के लिए अपने नख पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और 7 दिनों तक पर्वत के नीचे शरण ली। यही कारण है कि गोवर्धन पूजा के दौरान लोग इस पर्वत और गोवर्धन की पूजा करते हैं और 7 बार इसकी परिक्रमा करते हैं। गुजराती नव वर्ष यानी बेस्तु वर्ष आज हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में गुजराती समुदाय पारंपरिक आस्था और उत्साह से नव वर्ष मना रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजराती नव वर्ष विक्रम संवत 2079 की आज से शुरुआत हो रही है। गुजरात में नया साल, जिसे बेस्तु वर्ष के नाम से जाना जाता है, वो 5 दिवस के दिवाली समारोह के हिस्से के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने नए साल की शुरुआत सुबह मंदिर में जाके करते हैं। घरों को आसोपालव तोरणों और गेंदों के फूलों से सजाया जाता है और प्रवेश द्वार पर आकर्षक रंगोली बनाकर लोग नए साल पर मेहमानों का स्वागत करते हैं। नए साल की बधाई देने के लिए रिश्तेदार और दोस्त नए कपड़े परिधान करके एक दूसरे के घर जाते हैं। लोग पारंपरिक दावतों का आनंद लेते हैं। राज्य में बाजार और दुकानें ज्यादातर 5 दिनों के लिए बंद होती है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर गुजराती समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने लोगों के जीवन में आलोक और प्रगति की कामना की। भाई बहन के पावन प्रेम का त्योहार भाई दूज आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी देशवासियों को भाई दूज की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की और परस्पर भाईचारा और सुदृढ़ होने की कामना की। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। विविध और रंग बिरंगे भूगोल के साथ भारत में पर्यटकों के लिए अनेक आकर्षक गंतव्य हैं। यहाँ सबसे ऊंची पर्वतमालाएं, गहरी घाटियां और सुरम्य वादियां, विस्तृत रेगिस्तान, श्वेत रेत कणों से सुसज्जित समुद्री तट, तटवर्ती क्षेत्र, घने जंगल, कल कल बहती नदियां, शांत घाट, भव्य स्थापत्य धरोहर, सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य और कई अन्य प्राकृतिक आश्चर्य दर्शनीय हैं। आज की कड़ी में हम आपको अतुल्य भारत अभियान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अतुल्य भारत अभियान भारत सरकार ने 2002 में देश में पर्यटन को बढ़ावा देने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शुरू किया था। पर्यटन मंत्रालय के इस अभियान का लक्ष्य भारत के बाहर एक ऐसे ब्रांड का निर्माण करना था जो भारत के इतिहास, इसकी विविधता, धार्मिक आस्थाओं और आध्यात्मिकता को दर्शाने वाला हो। इस अभियान ने भारत के मिश्रित संस्कृतियों के इतिहास और वर्तमान को उजागर किया। अतुल्य भारत अभियान का प्रभाव अत्यंत व्यापक रहा और समूचे देश ने इसके लाभ उठाए। वास्तव में ये अभियान अपना लक्ष्य हासिल करने में सफल रहा। अभियान शुरू होने के पहले ही वर्ष भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या में 16% की वृद्धि हुई। अभियान की वजह से पर्यटन के लिए होटलों, रेस्तरां, कैफे और उद्यान तथा पर्यटक स्थल गतिविधियों सहित अन्य जरूरतें बढ़ गईं। अतुल्य भारत अभियान ने छोटे व्यापारियों को फलने फूलने के बेहतरीन अवसर प्रदान किए। इससे हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तनों, आभूषणों, कलाकृतियों और कई अन्य गोचर
वस्तुओं की मांग बढ़ गई। इससे स्थानीय लोगों में रोजगार के अवसर प्रदान हुए और उनके जीवन स्तर और स्थितियों में सुधार हुआ। मन की बात कार्यक्रम की एक कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी उस अपील के प्रति लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया पर खुशी जाहिर की थी, जिसमें उन्होंने लोगों से आग्रह किया था कि वो भारत में सुंदर स्थलों की यात्रा करें और अपने कैमरे से लिए गए फोटोग्राफ #IncredibleIndia पर साझा करें। लाखों लोगों ने फोटो पोस्ट किए, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में। मैं कह सकता हूं कि एक से बढ़कर एक दृश्य देखने को मिले। भारत कितनी विविधताओं से भरा हुआ है। स्थापत्य हो, कला हो, प्रकृति हो, झरने हो, पहाड़ हो, नदी हो, समंदर हो। शायद भारत सरकार ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि टूरिज्म की दृष्टि से लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं जो आप लोगों ने किया है। और कुछ तो मुझे भी इतने भाग गए कि मैंने भी उसको रीट्वीट कर दिया। अतुल्य भारत अभियान ने भारत के बारे में करोड़ों लोगों की धारणा भी बदल दी। जब विदेशों को विभिन्न माध्यमों से भारत और इसकी विविध संस्कृति, परंपरा और त्योहारों से परिचित कराया गया, तो उन्होंने भारत की सराहना करना शुरू कर दिया। 32,78,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ भारत में जंगलों, नदियों, पर्वतों, रेगिस्तानों और समुद्र तटों का मिश्रण देखने को मिलता है। पर्यटन मंत्रालय ने सितंबर 2017 में अतुल्य भारत अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इसमें सामान्य प्रोत्साहन कार्यक्रमों के साथ बाजार संबंधी प्रोत्साहन योजनाओं और विषय सामग्री शामिल की गई है। अभियान में डिजिटल और सोशल मीडिया तथा योग, स्वास्थ्य, विलासिता, स्वादिष्ट भोजन और वन्य जीव जैसे पर्यटन घटकों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 33,000 monuments, 5,000 years of civilization, an incredible nation, incredible India. आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ ट्विटर @AIR News Alerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल सुनना न भूलें। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। और अब आज का संस्कृति संदेश, जो समर्पित है स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ गणेश शंकर विद्यार्थी को। एक सच्चा पत्रकार हथियार उठाए बिना अपनी कलम के बल पर कैसे संघर्ष कर सकता है, इसकी जीती जागती मिसाल थे अमर पत्रकार सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 को अपने ननिहाल इलाहाबाद में हुआ था। विद्यार्थी जी की शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई। 1907 में कानपुर से एंट्रेंस परीक्षा पास करके आगे की पढ़ाई के लिए वे इलाहाबाद के कायस्थ कॉलेज में भर्ती हो गए और हिंदी साप्ताहिक कर्मयोगी के संपादन में सहयोग देने लगे। लगभग 1 वर्ष कॉलेज में पढ़ने के बाद कानपुर के करेंसी ऑफिस में नौकरी की। बाद में 1910 तक कानपुर में वे अध्यापक रहे। इस बीच सरस्वती, कर्मयोगी, उर्दू के स्वराज्य तथा कलकत्ता से प्रकाशित हितवार्ता के लिए लेख लिखते रहे। 9 नवंबर 1913 को विद्यार्थी जी ने कानपुर से प्रताप नाम का अपना हिंदी साप्ताहिक शुरू किया। बस यहीं से विद्यार्थी जी का साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन शुरू हो गया। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध निर्भीक होकर प्रताप में लेख लिखने के कारण उन्हें 5 बार जेल जाना पड़ा। साप्ताहिक प्रताप के प्रकाशन के 7 वर्ष बाद 1920 में विद्यार्थी जी ने उसे दैनिक कर दिया
और प्रभा नाम की एक मासिक पत्रिका भी निकाली। 25 मार्च 1931 को कानपुर के सांप्रदायिक दंगों में विद्यार्थी जी की हत्या कर दी गई। देश के स्वतंत्रता संग्राम का दैदीप्यमान सूर्य सदा सदा के लिए अस्त हो गया, मगर अपने पीछे छोड़ गया प्रकाश की एक ऐसी रेखा जो कभी ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार, मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया आजादी का इतिहास। डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम। मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ, सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। ये आकाशवाणी है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में आज गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला जर्मनी से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में नाइजीरिया का सामना कोलंबिया से होगा। 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज मेलबर्न में वर्षा से बाधित मैच में डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर आयरलैंड ने इंग्लैंड को 5 रन से हरा दिया। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर और 2 गेंद में 157 रन बनाए और इंग्लैंड को जीत के लिए 158 रन का लक्ष्य दिया। एंड्रयू बालबेरिनी ने 47 गेंद में 62 रन की शानदार पारी खेली। बारिश से मैच रोके जाने के समय इंग्लैंड ने 5 विकेट पर 105 रन बना लिए थे। मोइन 24 और लिविंगस्टोन 1 रन बनाकर नाबाद रहे। आयरलैंड के एंड्रयू बालबेरिनी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। एक अन्य मुकाबले में आज इसी स्थान पर न्यूजीलैंड का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। पेरिस में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में साइना नेहवाल पहले दौर में बाहर हो गईं। उन्हें जर्मनी की यवेनो ली ने कड़े मुकाबले में 21-13, 17-21, 19-21 से हराया। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव की फ्रांस की जोड़ी को पराजित किया। महिला डबल्स में त्रिसा और गायत्री की जोड़ी को थाईलैंड की जोड़ी ने मात दी। मिक्स्ड डबल्स में भी ईशान भटनागर और तनिषा क्रास्तर की जोड़ी जापान की क्योहेई यामाशिता और नारो शिनोया की जोड़ी से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH प्रो लीग प्रतियोगिता के चौथे चरण के उद्घाटन मैच के लिए हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में 22 सदस्यीय हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। मनप्रीत सिंह को उप कप्तान बनाया गया है। भारत का पहला मैच इस महीने की 28 तारीख को न्यूजीलैंड के साथ होगा, जबकि 30 अक्टूबर को उसका सामना स्पेन से होगा। मुख्य कोच ग्राहम रीड ने कहा है कि टीम में अधिक से अधिक खिलाड़ियों का नेतृत्व कौशल बढ़ाने के लिए हरमनप्रीत सिंह को पहले 4 मैचों के लिए कप्तान नियुक्त किया गया है। मलेशिया में सुल्तान जोहोर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत आज चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। भारत ने कल जापान को 5-1 से हरा दिया। कप्तान उत्तम सिंह, रोहित जॉनसन पुर्ती, बॉबी सिंह धामी और अमनदीप लाकड़ा ने गोल किए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर अपने वर्चस्व के दुरुपयोग के लिए 936 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। प्ले स्टोर नीतियों में गैर प्रतिस्पर्धी आचरण को लेकर एक और जांच के बाद ये जुर्माना लगाया गया। आयोग ने गूगल को निर्देश दिया कि वो निर्धारित समय सीमा के अंदर अपने आचरण में सुधार करे। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई में आसमान साफ रहेगा। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। चेन्नई में गरज के साथ वर्षा होने के आसार हैं। जम्मू, मुजफ्फराबाद और श्रीनगर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा और दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। लेह में भी मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गैंगटॉक में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका ने दुनिया में टीकों के प्रमुख निर्यातक के रूप में भारत की सराहना की। कहा, भारत की वैक्सीन निर्माण क्षमता अतुल्य। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने विदेश मंत्री S जयशंकर से बातचीत की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, आतंकवाद की रोकथाम और यूक्रेन संबंधों पर चर्चा हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज विलय दिवस मनाया जा रहा है। आज गोवर्धन पूजा है।
गोवा में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में नाइजीरिया और कोलंबिया, स्पेन और जर्मनी के बीच सेमीफाइनल मुकाबले आज। और मेलबर्न में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में बारिश बाधित मैच में डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार आयरलैंड ने इंग्लैंड को 5 रन से हरा दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।